Welcome everyone to yet another episode on interview series जहां पे आज आपके लिए हम लेके आए हैं a very interesting, a very dynamic and full of talent, full of achievement guy. And the good part is that he is not doing wonders in the industry. वो सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं मचा रहे हैं बल्कि आपको भी कॉलेज वाला और अपकमिंग कोर्सेज इन द PW skills he is going to teach you. So please help me in welcoming with great regards your most loved teacher, mentor, idol in today's world, which is Sanket sir. So thanks Sanket sir for finding your time कि आप अपने कुछ experiences को हमारे साथ share करें. We all are so much delighted. Yeah, really appreciate. So we are all very delighted एंड काफी एक्साइटेड है आपके जर्नी को जानना और उससे सीखना, ताकि हमारे जो अपकमिंग यूथ है, हमारे जो ये बडिंग इंजीनियर्स हैं, वो कुछ उससे इंस्पिरेशन ले पाए, कुछ सीख पाए, एंड दे आल्सो ट्राई टू मेक इट बिग इन दिस IT करियर. सो बिफोर वी गो एंड टेक आवर कन्वर्सेशन अहेड, हम लोग और डीप में बातें करें, आई वुड लाइक कि आप जल्दी से अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद से दे दे, ताकि ये जनता जो कि शायद आपके बारे में ज्यादा जानती है, उनको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए इनिशियल, एंड देन विल talk each of your career path in details. So all to you, Sanket sir. Yeah, first of all, thanks Vishwa for inviting me to the session, and thanks to the PW Skills team जिन्होंने opportunity दी कि I can connect to you, I can connect to all of the students who have joined us in the College Wala channel for teaching all of them and mentoring them. So thanks to all of you. So hi everyone, hello. I am Sanket Singh. Currently, I'm working as a software engineer at Google. Prior to Google, I worked as a software engineer at LinkedIn. And prior to LinkedIn, I have done a bunch of internships during my college time. Just to mention a few, I was interning with few startups named as Kakcho Fashions, Fable HQ. I was also a research intern at the Indian Space Research Organization at the Ahmedabad Bhopal Center in Gujarat. I also completed my Google Summer of Code in year 2019 under the mentorship of Harvard University. So yeah, this was like a brief introduction of who I am, what do I do. This definitely was introduction, but not brief, because there's so many things that you have done for the last few years. I think it's tough for, मैंने कोशिश करा कि मैं हर एक चीज जो आपने करी है उसको दिमाग में रख पाऊं, but so many things that you have done, I'll come back to each of them one again. Today everybody knows what Sanket is doing, right? आप अभी क्या कर रहे हैं सबको पता है, आप गूगल में काम कर रहे हैं, पर आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा आई बिलीव जो जनता ये देख रही है वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि संकेत अभी क्या कर रहे हैं. सबको पता है, ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज करियर, ही इज वर्किंग फॉर गूगल. पर जब संकेत सर कॉलेज ज्वाइन कर रहे थे, जब वो फर्स्ट ईयर में थे, राइट, वो कॉलेज में अंदर जा ही रहते, तब क्या उनको ये क्लैरिटी थी कि मुझे आगे जाके कोडिंग ही करना है, मुझे आगे जाके गूगल में काम करना है, या फिर मुझे आगे जाके हजारों बच्चों को कोडिंग पढ़ाना है? हाउ वाज संकेत सर इन द फर्स्ट ईयर सर? वी वुड लव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी वो पहले साल की जर्नी जब आप कॉलेज में जा रहे थे वो कैसी थी? Yeah, so really great question, Vishwa. To be very honest, काफी important भी है जानना कि actually how all of this started. So first year में I was like equally confused like any other freshie. जैसे सब लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हर चीज को पहले तो समझ ही रहे होते हैं कि एकदम से एक साथ इतना सब कुछ क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कॉलेज लाइफ, कॉलेज में इतने सारे नए लोग, कॉलेज की सोसाइटीज, कॉलेज का अपना करिकुलम, एंड फिर कि अब यहाँ से जो 3 या 4 साल है उसके बाद तुम्हें अपना करियर पाथ सेट करना है. सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन सेम मेरे साथ भी था. मैं ये तो जानता था कि कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. आई कंप्लीटेड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो कहीं ना कहीं ये बात पता थी कुछ तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड करेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोग्रामिंग से पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी. नाउ आई नो कि जस्ट बाय लर्निंग प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं या आप सिर्फ एक ऐप बना सकते हैं. देयर आर लाइक 5, 6, 7 करियर पाथ्स दैट यू कैन इजीली चूज एंड यू कैन इजीली शिफ्ट कभी भी आप चाहें. सो क्या है एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या होता है प्रोग्रामिंग में, हाउ मच एफर्ट इट टेक्स, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था फर्स्ट ईयर में. सो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये जरूर ट्राई किया कि पहले 3 महीने
जितने ज्यादा लोगों से मिल सकता हूँ उतने ज्यादा लोगों से मिलता था, और उनसे ओपिनियन लेता था और उनसे जानने की कोशिश करते थे कि एक्चुअली आगे करना क्या है। और अगर आगे कल को एक पर्टिकुलर फील्ड हमने चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल इट्स से मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आगे चला गया या फिर मशीन लर्निंग में मान लो आगे चला गया, सो व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन इंजीनियर लाइक दैट, व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली लर्न प्रोग्रामिंग, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए क्या करना होता है और क्या वही चीज आगे भी यूज हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए थी सर। एंड फर्स्ट पूरा सेमेस्टर, मतलब आप ये लगा लो कि इनिशियल 3 मंथ्स तो मैंने अच्छे से इस चीज को ही डेडिकेट करे कि जितनी जगह जा सकता हूँ। कुछ वर्कशॉप्स होती थी कॉलेजेस में, फ्री वर्कशॉप्स हो रही हैं, कहीं पे कुछ सोसाइटीज थी जो कुछ कुछ सिखाना चाह रही थी। सो जितनी जगह जा सकता था उतनी जगह जाता था, एंड ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था कि इस ओवरऑल फील्ड में का क्रक्स क्या है, कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो एक्सप्लोरेशन पे देखो मैंने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करा था। आई एम नॉट श्योर कि 3 महीने हो सकता है मुझे ज्यादा लग रहे हैं, बट हो सकता है किसी को बहुत कम लगे, इट्स अ रेफरेंस फ्रेम बेस्ड थिंग। बट स्टिल आई बिलीव कि 3 से 4 महीने मैंने अच्छे से ये लग के सोचा और देखा कि अच्छा क्या क्या करने के लिए है, क्या सोचने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में घुसते ही सीधा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आई ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप माई माइंड, और 3 से 4 महीने के एनालिसिस के बाद मुझे कुछ कुछ चीजें तो जरूर क्लियर हो गई कि चाहे 4 से 5 जो भी फील्ड्स हैं उसमें किसी भी तरफ जाना है तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप लेना है। देखो कोई भी आपको पूरा रोड मैप तो दे नहीं सकता कि आपके 4 साल में आपके साथ यही होगा, ये करो यही होने वाला है। सो बट एटलीस्ट दे कैन हेल्प यू विद अ हेड स्टार्ट। तो वो हेड स्टार्ट के लिए मैं अपने सीनियर्स को रीच आउट करता था, और जो भी कनेक्शंस होते थे उनको रीच आउट करता था। एंड स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज कि नहीं ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद समवेयर अराउंड थिंग्स अराउंड बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट इज समथिंग जो मुझे डेफिनेटली एक्साइट कर रही है। एंड एक एटीट्यूड था विश्वा की, कुछ तो बिल्डर वाला एटीट्यूड रखने का मन था कि कुछ बढ़िया बना लेंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि खाली पढ़ते जा रहे हैं बट एक्चुअली कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये चीज शुरू में समझ में आ गई थी कि ना सिर्फ मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट वो बिल्डर एटीट्यूड भी बना के रखना है कि कुछ ना कुछ बनाने का एक स्किल होना चाहिए। सो दिस इज हाउ माई इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर वेंट, और वहीं से मैंने अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करी। टू जस्ट फॉर अ फैक्ट मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग स्कूल से जानता था, बट वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि स्कूल में इफ यू हैव नॉन मेडिकल देन यू नो राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इज द फोकस। तो वहां पे मतलब हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कभी कभी कि मेरे मार्क्स प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट मतलब लाइक बिलो एवरेज से भी कम मार्क्स आते थे। सो वहां पे जो भी लर्निंग थी वो मैंने एब्सोल्यूट अपने दिमाग से निकाल दी कि अब सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एंड फ्रेश कोडिंग मतलब अगर मुझे फॉर लूप मान लो किसी ने पहले बताया भी था या सीबीएसई के लिए पढ़ा भी था, मैं ये मान के चलता था कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है। मैं हर चीज लाइन बाय लाइन पेपर पे लिख के खुद से सीखने की कोशिश करता था, और वहीं से कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट किया, and slowly and steadily things started making sense to me. Perfect. I think that's how I believe, most of the people who come to the college, they face the same problem. तो अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं लर्निंग इससे, तो सर मैं ये बिलीव करता हूं कि मोस्ट ऑफ द जनता व्हेन वी गो टू द कॉलेज, स्पेशली इन द टायर 2 एंड द टायर 3 कॉलेज, लोगों को नहीं पता होता है। पर आप नॉर्मली क्या कहते हैं, आप इसको एज ए एक्सक्यूज लेना चालू कर देते हैं कि शायद मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कोडिंग क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम संकेत सर जर्नी इज फ्रॉम एटलीस्ट दिस पार्ट, इसकी भले ही सर आपको अभी कुछ नहीं पता हो, बिकॉज ऑब्वियस है आप एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं, तो आपको चीजें नहीं पता होंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सक्यूज ले लें कि इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूं या इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। क्या आपको करना है कि आपको रीच आउट करना है लोगों को। एंड आज की डेट में ऑब्वियसली ये चीजें और आसान हो गई, ऑल थैंक्स टू इंटरनेट, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, प्रोफेशनल नेटवर्क्स। तो आपके पास सिर्फ आपके कॉलेज के ही सीनियर्स नहीं हैं, आपके पास काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि जेन्युइनली लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि आपके जो सीनियर्स हैं इस फील्ड में जहां पे आप करियर बनाना चाहते हैं उन्होंने क्या किया है। एंड अगर आप थोड़ा सा हाथ पैर अगर मारते हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेते हैं सर, आई बिलीव जस्ट हाउ Sanket sir has been able to do it. I think you guys also have equal opportunity to learn from what you don't know and then move ahead. Very nice. तो ये हम समझ गए कि आपका पहला साल और आपने चीजों को काफी एक्सप्लोर करा और फिर उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि ठीक है, कोडिंग इज समथिंग व्हिच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, आई हैव टू मूव ऑन।
तो थोड़ा और आगे जाते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं, यू हैव डन अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप एंड स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिग बिग प्रोजेक्ट्स इन द कॉलेज। तो पहला जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी था आपके करियर में, हाउ डिड इट कम? और when my research team was looking into your profile, you teach a lot of competitive programming. तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या कुछ रोल था आपके पहले इंटर्नशिप में, एंड हाउ डज दैट कम इन विच ईयर ऑफ योर कॉलेज? सो एक्चुअली लाइक जैसे आई सेड कि पहले सेमेस्टर में काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन फेज रहा। तो मतलब एक्सप्लोरेशन इस लेवल पे करी कि मतलब बेसिक कोडिंग से लेकर आर्डिनो के रोबोटिक्स से तक जाता था, या फिर एथिकल हैकिंग से लेकर ऑटो कैड तक बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी थी, जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली समथिंग दैट हेल्प मी टू बिल्ड सम प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो फील्ड है इसी तरफ मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस सबसे पहले बहुत फैंसी चीजों पे नहीं करा। मैं बहुत ही बेसिक जो प्रोग्रामिंग है, तुम्हारे फॉर लूप्स, बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इफ एल्स, वेरिएबल, इन चीजों को लेकर बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे करने की कोशिश करता था, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता था। क्योंकि जस्ट जस्ट लाइक एक मेरा ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है, कि अगर आप 7-8 मंथ्स अच्छे से बेसिक कोर फंडामेंटल, बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं, बट प्रोग्रामिंग को लेकर अगर आप 7-8 मंथ्स अच्छे से कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेकर एक मीडियम लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ना मसल मेमोरी में वो फॉर लूप आ जाता है, वो मसल मेमोरी में ना इफ एल्स आ जाता है। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि कभी भी कोई लॉजिक अगर कोई दे देता था ना कि यार अच्छा मतलब मुझे लॉजिक तो पता ही लग गया है कि यही करना है, तो उसको कोड करने में कोई एफर्ट नहीं जाता था। लाइक आफ्टर 8-9 मंथ्स जब मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, इन 8-9 मंथ्स में मैंने बहुत ऐसे क्रेजी लेवल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी। मतलब उस टाइम पे मोस्ट रेलिवेंट प्लेटफॉर्म रहता था हैकर रैंक या कोडशेफ, तो उस पे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन या थोड़े प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट देने की कोशिश करते थे। होता कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि 7-8 मंथ्स में तो बहुत ज्यादा आप सीख नहीं सकते, और खुद से जितने क्वेश्चंस बनते थे वो बंदा बनाता था। बट उसके बाद स्लोली एंड स्टडीली 7-8 मंथ्स का जब एफर्ट लग गया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब अब चीजें सेंस बनाना स्टार्ट कर रही हैं, और मैंने वहीं से थोड़ा सा और हल्का और एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने ये इंश्योर किया कि फर्स्ट ईयर जब एंड हो जाता है और उसका जो समर ब्रेक आता है, उसमें अच्छा टाइम दिया प्रोग्रामिंग को, थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़े, रिकर्जन जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े, थोड़ा ट्रीज, डेटा स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि सबको यही करना होता है, बट मुझे इससे फायदा ये रहा कि मेरा बेसिक कोर फाउंडेशन था ना। कोर फाउंडेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोर फाउंडेशन है कि तुम्हें स्टैक क्यू लिंक लिस्ट आना चाहिए। ठीक है, वो एक ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोर फाउंडेशन होता है कि तुम्हें कोड लिखना आना चाहिए। कि अगर कोई कुछ भी लॉजिक दे, पहले अच्छा बुरा कोड तो बाद में होगा, पहले होता है कि कोड लिखना आना चाहिए। तो 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स इस चीज की प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हुआ कि मसल मेमोरी में वो फॉर लूप आ जाता था। अगर मुझे दिख रहा है कि यार है, तो मैं फॉर लूप लिखने के लिए बहुत बार नहीं सोचता था, जैसे शायद पहले महीने में बहुत सोचता था। इससे चीजें थोड़ा सा सॉर्टेड हो गई। बट उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा कुछ मतलब आगे नहीं होने वाला है। क्योंकि बेसिक इंटर्नशिप देखो, मैं Tier 2 कॉलेज से था, तो बहुत ज्यादा ऐसे कंपनीज तो इंटर्नशिप के लिए आती भी नहीं थी। और इंटर्नशिप के लिए अगर कोई कंपनी आती भी है तो वो थर्ड ईयर के लोगों को प्रेफर करती थी। बट एज ए सेड कि थोड़ा बिल्डर एटीट्यूड शुरू से ही बनाने का मन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करने का स्टार्ट किया। इसमें मेरे जो पीयर थे, जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे, जो मतलब जिनके साथ रोज कॉलेज आना जाना रहता था, उनके साथ बहुत हेल्प हो जाती थी कि वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते थे। हम लोग साथ बैठ के पढ़ते थे, एंड कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो दो लोग मिलके कुछ तो कुछ सिंपल ही, मतलब वैसे रिज्यूम टेम्पलेट की वेबसाइट जैसा ही बनाने जैसा कुछ सिंपल है, उसको भी बनाने की कोशिश करते थे। मेरे को अभी भी याद है कि सबसे पहला जो मैंने मतलब एक बार ही सोचा कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, थोड़ा वेब एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा HTML CSS एक्सप्लोर करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ऐसे IMDb की वेबसाइट का ऐसे क्लोन बनाना स्टार्ट किया। इसी बीच में काफी मेंटोर्स भी मिले जो वेब में सच में काफी मचा चुके थे। मतलब ऐसे 20-30 डेज में उन्होंने पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स खड़े करे थे स्टार्टअप्स के, तो उनका वेब में, बैक एंड में, फ्रंट एंड में बहुत स्ट्रॉन्ग आई वुड से ग्रिप थी। तो वो भी लोग गाइड करते थे कि अच्छा मतलब ये चीजें, ये टेक्नोलॉजीज रेलेवेंट है। क्योंकि इस सब में ना गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। सीखने के लिए इतना कुछ है कि शायद बच्चा खो भी सकता है, बट अगर सही टाइप की, सही जगह पे, सही टाइम पे गाइडेंस हो, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। वहीं से मैंने थोड़ा मतलब इसे जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा रूबी पढ़ना स्टार्ट किया बैकएंड के लिए, और यहाँ से थोड़ी वेब की जर्नी स्टार्ट हुई। अब ये जो इतने सारे लोगों के साथ कनेक्शन रहता था, इतने सारे लोगों से बातचीत होती थी, उसी में से
थर्ड सेमेस्टर के एंड में एक मेरे फेलो मेंटोर थे जिनसे मैं काफी सारी चीजें पूछता था। कोई प्रोजेक्ट बनाता था तो उन्हें दिखाता था कि सर ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनके बैचमेट थे, एक जिनका एक अपना स्टार्टअप था, एंड ही वाज लुकिंग फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंजीनियर जो भी रेलेवेंट प्रोफाइल हो। तो मैंने जो भी अभी तक प्रोजेक्ट बनाए थे वो टेक्निकली थोड़ा बैक एंड फोकस ज्यादा थे, फ्रंट एंड उसमें ज्यादा होता नहीं था क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का उस टाइम मौका मिल नहीं रहा था। जब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने एक बेसिक कोडिंग राउंड रखा कि ये देखने के लिए कि कोड लिखना जानता है नहीं जानता। क्योंकि कोई एक ऐसा बच्चा है जो थर्ड अभी सेमेस्टर में, मतलब अभी 1.5 साल कॉलेज का हुआ है, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पूरा facebook.com खड़ा कर देगा। ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इसको कुछ टास्क देंगे, कुछ समझाएंगे, इसे कोड कर देगा। तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का उन्होंने ऐसे इंटरव्यू लिया कि एक क्वेश्चन दिया कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सॉल्व करना उससे आसान था, कोड करके दिखा दो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वो मैंने कोड कर लिया, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, ठीक ठीक था उस टाइम के हिसाब से, ठीक ठीक था। एंड दैट्स हाउ आई गॉट द इंटर्नशिप। तो टेक्निकली मुझे ये जो कनेक्शंस का जो एफर्ट था वो काफी रहा पहली इंटर्नशिप क्रैक करने में। तो ऑल्दो इंटरव्यू उन्होंने भी लिया, रेज्यूमे पे देखा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और उन्होंने मुझसे खुद ही कहा कि आप बैक एंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फ्रंट एंड में। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे फ्रंट एंड में कंट्रीब्यूट करना अच्छा रहेगा क्योंकि अभी तक मुझे खुद से फ्रंट एंड का कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, और यहाँ पे तो ये लोग हेल्प भी करेंगे। सो वहां से फिर मैंने थोड़ा फ्रंट एंड में भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। सो दिस वाज लाइक द जर्नी फॉर द फर्स्ट इंटर्नशिप, जो कि थर्ड सेमेस्टर के बाद जो विंटर ब्रेक होती है वो 1-1.5 महीने की ही इंटर्नशिप थी। दिल्ली में एक उनका अपना फ्लैट था, वो फ्लैट में ही 3-4 डेवलपर्स बैठते थे। बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे को ऐसे अमेजोन में इंटर्नशिप मिल जाए, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके भी हंट नहीं कर रहा था। तो दिस वॉज वेरी गुड थिंग फॉर मी कि यार मतलब जहाँ पे भी बाकी बच्चे रिकर्जन फिगर आउट कर रहे हैं, वहां पे आई वॉज एबल टू लाइक लर्न एटलीस्ट फ्रंट एंड, अगर मैं बहुत कॉन्ट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहा हूँ तो। सो दिस वॉज लाइक हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप, और यहाँ से फिर चीजें थोड़ी और सॉर्टेड आउट होने लग गई थी। वेरी नाइस, सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। और मैं अगर इससे एक चीज बाहर निकाल के थोड़ा समराइज करूं बच्चों के लिए, तो like as Sanket sir said, right, when you are in say like tier 2 or tier 3 college, which most of us are in, right, तो कई दफा ऐसा होगा सर कि the opportunities will not come to your doorstep, आपके घर के सामने आके कोई आपको नहीं बुलाएगा कि हाँ ये इंटरव्यू आप चले जाओ। आपको उसके लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा। और कोई भी अपॉर्चुनिटी या तो जॉब की हो या इंटर्नशिप हो, उसके लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी संकेत सर ने बताया। एक, आपको डेफिनेटली सबसे पहले अपने कोर क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा कि भैया मुझे वो स्किल पता हो, मैं सीखूं उसको। और सिर्फ सीखने से नहीं होगा, इन टूडेज एज इफ यू हैव टू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे आपके मेंटोर्स जिनसे आप सजेशन ले पाओ। और फिर जब मौका मिले, with your made relationship, your professional relationship, you can go and seek out for the referrals, right? This is the way to make it big in the industry right now. तो आप अपने दोनों स्किल पे काम करो, आप डेफिनेटली अपने क्वालिटी पे, अपने स्किल सेट पे काम करो, बट इंश्योर दैट कि आप अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी स्लोली स्लोली बिल्ड कर रहे हो, ताकि जब मौका मिले या फिर जब आपको चाहिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए, यू हैव समवन टू बैक अपॉन। Very nice, Sanket sir. Moving ahead, I think you already mentioned in your introduction about G-Shock, right? I think many of us who is hearing here would like to know that how does that came in your career, in your college time, and like typically if you give some tips around it कि एक G-Shock के लिए आज कोई अगर college में है, how someone can apply and how someone can prepare for it, I think that will be really helpful. Sure, sure. Like GSOC was a phase that was extremely close to my heart. मतलब GSOC से पहले मैंने 2 से 3 इंटर्नशिप छोटे स्टार्टअप्स में ही सही बट करी थी। बट अगेन जब छोटे स्टार्टअप में हो आप और 3 से 4 लोग हैं, तो कोड क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो काफी बार इग्नोर हो जाता है, क्योंकि अभी वो लोग इतने बूटस्ट्रैप फेज में है कि वो क्वालिटी से ज्यादा फीचर पे फोकस करते हैं कि अभी तो पहले कुछ बन जाए, राइट? सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एट इसरो इन गुजरात, तो मैं एक्चुअली अपनी टीम के साथ, मतलब मेरे साथ 4 और लोग थे, उनके साथ इसरो गया था। सो उनमें से एक मेरे, मतलब चारों कॉलेज के ही थे और बाकी लोग सब सीनियर थे, मैं ही एक जूनियर था उनमें। सो उनमें से एक सीनियर था जिन्होंने 1 साल पहले गूगल समर ऑफ कोड में अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हुआ था। जिस टाइम मैं इसरो में था, गुजरात में गया हुआ था, उसी टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले थे, लाइक 1.5 मंथ था जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले थे। तो थोड़ा उस टाइम तो बज रहता ही है, जब जीसॉक का एप्लीकेशन प्रोसेस पास आने वाला होता है तो थोड़ा बज हो जाता है कि अच्छा जीसॉक स्टार्ट होने वाला है।
बट उस टाइम मैं भी उतना ही क्लूलेस था कि अरे मतलब करना क्या होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन उससे पहले नहीं करा था, मतलब उससे पहले गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करे थे, दोस्तों के साथ उनके प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट किया था, बट कभी ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं किया था। मुझे काफी हेल्प रही कि मैं सीनियर्स के साथ कनेक्ट में था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो तू अभी अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट जब बनाता है उसमें करता है, या किसी कंपटीशन के लिए जब फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट बनाता है उसमें करता है, ये समझ कि एक बड़े लेवल पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में इस चीज को कर रही है बहुत सारे लोगों के साथ। ऑल यू हैव टू डू इज अगेन ट्राई कोई उनका प्रोजेक्ट हो, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ओपन सोर्स में मतलब ओपन सोर्स इज लाइक कि आप फ्री सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हो, फ्री सॉफ्टवेयर को पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, या फिर और भी मतलब क्रोमियम ब्राउजर है, बहुत सारी चीजें हैं, नोड एक रन टाइम एग्जिस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कोई फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनाए गए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए हैं। उनका सारा कोड बेस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाओ उस कोड बेस को पढ़ो, उससे डाउनलोड करो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और अपना यूज केस निकाल सकते हो। ये चीज सुनने में जितनी फैंटेसाइजिंग लगती थी, जब एक बार मैंने एक्चुअली फिगर आउट करा कि अच्छा ओपन सोर्स के लिए व्हाट इट टेक्स, कैसे कंट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद ये चीज इवन बेटर लगने लग गई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन द सीनियर सजेस्टेड कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे 10-12 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लो बेस्ड ऑन कि अभी तक तुम्हें आता क्या है। मैं थर्ड ईयर में था उस टाइम, तो थर्ड ईयर तक मतलब ऐसे एक लैंग्वेज में ठीक ठाक प्रोफिशिएंसी थी, और थोड़ा बैक एंड या फ्रंट एंड लिखना आता था, 3 इंटर्नशिप करी थी। तो मतलब ऐसा था कि कुछ तो बना ही देंगे, अगर कुछ काम मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं है, कुछ तो बना ही देंगे। उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजीज आती हैं उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लो, और फिर हर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सॉर्टेड तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करके रखती है, जाके देखो कौन सा प्रोजेक्ट एक्चुअली रिलेट हो रहा है। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करने से पहले कुछ लोग होते हैं कि क्योंकि बस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है जीसॉक के लिए इसलिए कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बट किसी भी प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करने से पहले ना प्रोजेक्ट से एक कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल को आपके पास जॉब ऑफर आएगा, 2 जॉब ऑफर होंगे, तो आप उस जॉब ऑफर को चूज करोगे जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसमें सच में मजा आने वाला है, जिसके लिए आप थोड़ा एक्साइटेड हो। अगर वो ऑफर ले लोगे जिसमें मजा नहीं आएगा और बस ले लिया, तो शायद उतना बढ़िया सिचुएशन ना रहे। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट ले उससे कनेक्ट कर पाए, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली वाइज, बट उनका जो मोटिवेशन है प्रोजेक्ट बनाने का उससे भी कनेक्ट कर पाए, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। इसके लिए मैंने क्या करा कि मतलब मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करी, जैसे अमाही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, 2-3 मतलब ऑर्गेनाइजेशंस मैंने शॉर्टलिस्ट करी। और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के अपने ना मैसेजिंग चैनल्स होते हैं, स्लैक चैनल्स होते हैं, आईआरसी चैनल्स होते हैं, उस पर रीच आउट करा कि मतलब आई एम समवन, मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन का ना ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और मेरे को लग रहा है कि मैं इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उससे पहले अपना थोड़ा सा होमवर्क करना होता है कि आप वो प्रोजेक्ट थोड़ा सेटअप करके देख लो, क्योंकि सेटअप करना ही मतलब ऐसे कभी कभी एक दिन का एफर्ट भी चला जाता था। तो उसको सेटअप कर लिया, और फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करी कि अच्छा इस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इतना बड़ा कोड बेस है, क्या मैं पहली चीज कर सकता हूँ जिससे मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन बन पाए। तो वो लोग काफी गाइडेंस दे देते हैं, और कई बार तो कई ऑर्गेनाइजेशन में तो पूछना भी नहीं पड़ता, उनके गिटहब पेजेस पे आप इश्यूज पे जाओगे तो गुड फर्स्ट इशू करके काफी सारे इश्यूज लिस्टेड होते हैं कि आप ये कर दो। उसमें छोटे से बटन का कलर चेंज करने से लेकर कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करने तक के काफी टास्क होंगे, आप धीरे धीरे टास्क पिकअप कर सकते हो। इट्स लाइक अ जॉब जिसमें आपको कोई मतलब ऐसे सर पे बैठ के ये नहीं कह रहा है कि यही टास्क तुम्हें करना है, जो टास्क तुम्हें समझ में आ रहा है, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देन आई रीच्ड आउट टू लाइक ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो बर्कमैन क्लीन सेंटर है वहां पे, वो उनका मेन ओपन सोर्स सब कुछ हैंडल करते हैं, उनकी तरफ से काफी क्विक रिस्पॉन्सेज आते थे। और वहां का एक प्रोजेक्ट था क्वेश्चन टू लैब। क्वेश्चन टू लैब क्या थी कि हार्वर्ड में ये ऐप डिस्कशन फोरम की तरह क्लासरूम में यूज होती थी। क्लासरूम में अगर कुछ ऐसे सिंपल डिस्कशन कंडक्ट कराना है टीचर को, तो वो लोग क्वेश्चन टू लैब को यूज करते थे। पहले उन्होंने वो पीएचपी में बनाई थी, अब उन्होंने उसको मीटी और जेएस में माइग्रेट कर दिया था। उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करना था। और थर्ड ईयर तक मैं अपने कॉलेज सोसाइटीज में थोड़ा बहुत तो पढ़ाता था, और टीचिंग से एक थोड़ा तो लगाव स्टार्ट हो चुका था। आई वॉज एबल टू कनेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट, यार मतलब ये एक क्लासरूम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं क्लासरूम एनवायरनमेंट को एनहांस करने के लिए। टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट थी, फ्रेमवर्क मीटियोर था, तो टेक्नोलॉजी आती थी, फ्रेमवर्क तो सीख जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रोजेक्ट से कनेक्शन बहुत सही बन गया था कि यार इसमें ये वाला फीचर, क्योंकि जब भी वो कहते थे कि अच्छा ये फीचर बनाना है, तो उस फीचर के लिए मैं अपनी तरफ से इनपुट भी दे पाता था, क्योंकि मुझे पता लगता था कि अच्छा क्लासरूम में इस चीज में प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। इस तरीके से मैंने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, छोटे छोटे चीजों का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। एंड देन जब जीसॉक का एक्चुअल टाइमलाइन स्टार्ट होती है, तो आपको एक्चुअली एक प्रपोजल बना के भेजना होता है
सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिज्यूमे भेज दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ओपन सोर्स इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, ओपन सोर्स इज अबाउट कोलैबोरेटिव वर्क। तो वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि अगर आप वो 3 महीने की आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप हार्वर्ड के कोड बेस में कंट्रीब्यूट कर पाओ, वो मेंटोर करेंगे। बट अगर आप वो करना चाहते हो तो आप कितने एलिजिबल हो और आप कितने एक्साइटेड हो, कितनी चीजें आपने प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट में आप कह रहे हो कि मैं 3 महीने कंट्रीब्यूट करूंगा, आपने उससे पहले उसके बारे में क्या पढ़ा। तो ऐसे 15-16 पेजेस, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 17 ऑड पेजेस का एक प्रॉपर आपको ड्राफ्ट बनाना होता है। उस ड्राफ्ट में आपको ये लिखना पड़ता है कि अच्छा आप कौन हो, आप क्यों इसी ऑर्गेनाइजेशन के इसी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए। वरना आप रेगुलर आंसर लिखोगे, बट अगर आपके पास कनेक्ट होगा प्रोजेक्ट से तो आंसर में जेन्युइननेस दिखती है। उसके बाद आपको जितने भी फीचर्स आप बनाने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे कि मैं ये फीचर बनाऊंगा, मैं ये फीचर बनाऊंगा, मैं ये फीचर बनाऊंगा। नो, इट्स लाइक अ डिजाइन डॉक। आप जब लिखते हो कि मैं ये फीचर बनाऊंगा, आपको ये भी लिखना पड़ता है कि आप कैसे बनाओ। ऐसा नहीं आपको पूरा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन पहले से ही करके देना है, नहीं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाली चीज का ऐसे मैं सोल्यूशन बिल्ड करूंगा, इस चीज के लिए ये लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, इस चीज के लिए ऐसा कोड स्निपेट काम कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिजाइन उसमें देना पड़ता था कि अच्छा ये फीचर इस तरीके से बनेगा। ऐसे सारे फीचर्स लिस्ट करने होते थे, टाइमलाइन लिस्ट करनी होती थी कि मैं ये फीचर पहले 2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, ये फीचर पहले दो महीने में खत्म कर दूंगा। ऐसे करके पूरी टाइमलाइन का एक पूरा डॉक बनाना होता था। मैं वो डॉक का लिंक शेयर कर दूंगा, हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, स्टूडेंट्स को काफी हेल्प होगी। और फिर इस डॉक को सबमिट करना होता है। डॉक को रिव्यू करने के बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है। हार्वर्ड ने मेरे साथ एक कॉल रखी थी 2 आवर्स के अप्रॉक्स। उन्होंने हर चीज मुझसे पूछी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इंटरव्यू लिया, बट हाँ उन्होंने अच्छा डिस्कशन करा कि ये चीज कैसे करोगे, क्यों करना चाहते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन एक्चुअली आई गॉट सिलेक्टेड टू फॉर GSOC, जिसमें ट्रस्ट में जो 3 महीने थे वो कैसे चले गए पता भी नहीं लगा। जो सबसे बड़ी लर्निंग मिली वो मुझे मिली क्लीन कोड लिखने की। क्योंकि ओपन सोर्स में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा कोड खराब होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। बट जो मेंटेनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे क्लीनेस्ट पॉसिबल कोड ही आगे जाए। और एक और बेस्ट पार्ट क्या होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का, कि आपने जो भी काम करा ना वो कोई भी देख सकता है। मतलब आप आज भी मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जाओ, सबसे ऊपर मैंने उसी को हाईलाइट किया हुआ है। आप जाके देख सकते हो कि मैंने क्या काम किया था। इट्स नॉट समथिंग बोगस कि अच्छा मैंने तो ये भी करा था, बट एक्चुअली सब कुछ नहीं करा था मैंने। जो जो चीजें एग्जैक्टली कोड बाय कोड लाइन बाय लाइन करी, कोई भी ओपनली जाके देख सकता है, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकता है, आपने कितना स्ट्रगल करा वो चीज आप देख, वो चीज विजिबल रहेगी। सो विजिबिलिटी बहुत हाई रहती है। सो आगे भी करियर में बहुत बार मेरे से इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कैसा एक्सपीरियंस था ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। एंड द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज से इज इट वाज अमेजिंग। क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं क्लीन कोड के बारे में, इस चीज के बारे में बहुत चीजें पता लगी। कोड एक्चुअली फीचर इंप्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में कितना सोचना पड़ता है, उस डिजाइन उस डॉक में इतना कुछ मैंने लिखा, उससे मुझे बहुत लर्निंग मिली। सो ओवरऑल प्रोसेस में बहुत मजा आता है। मतलब एप्लीकेशन से लेकर अगर सिलेक्शन हो जाता है उसमें बहुत मजा आता है। रिव्यूज होते हैं, हर रिव्यू में आपको अपना सारा टास्क खत्म करके रखना होता है, तो एक रश भी रहता है, एक अच्छा मतलब एक अच्छी फीलिंग रहती है कि मैंने इतना सारा काम खत्म कर दिया। एंड अगेन इतनी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि आपका एक छोटा सा कोड भी बहुत बड़ी जगह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। सो इट रियली फील्स गुड एंड आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका कुछ भी इंटरेस्ट है एक बारी एक्सप्लोर करने के लिए तो डेफिनेटली वर्थ है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। कि आप एक बारी ट्राई करो, जिस प्रोजेक्ट से आप रिलेट कर पा रहे हो उसका कोड पढ़ के कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। इट विल गिव यू एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्लेजर, ट्रस्ट मी। Amazing. So I believe everyone who is watching this podcast, आपको एटलीस्ट एक डिटेल आइडिया लग गया है कि GSOC या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड हाउ फुलफिलिंग इट कैन बी एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. परफेक्ट, ऑसम. तो अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट फुल टाइम जॉब. सर, तो आपने कौन सी कंपनी एज अ फुल टाइम इंजीनियर, जो पहली कंपनी थी आपकी, विच कंपनी डिड यू ज्वाइन संकेत सर, एंड हाउ डिड इट हैपन? सो टेक्निकली अगर मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसे कैच है। एक्चुअली मैंने जब इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे तब तो पेंडेमिक नहीं था। 2019 में मेरा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तब से इंटरव्यूज आप देना स्टार्ट करते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी फुल टाइम ऑफर्स एग्जिस्ट करते थे। और फिर पोस्ट पैंडेमिक जब सब कुछ ऑनलाइन गया तो मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दिए, तब भी कुछ कुछ ऑफर्स आए। सो लास्ट ईयर मतलब 7th सेमेस्टर में भी मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा था, और जब 8th सेमेस्टर आया तो ऑफर्स थे, मतलब लिंक्डइन का ऑफर आ चुका था। एंड बट उन्होंने कहा कि आप 8th सेमेस्टर में कॉलेज तो जा नहीं पाओगे क्योंकि कोविड है। सो व्हाई नॉट यू वर्क एज अ फुल टाइम, मतलब आप कॉलेज में वैसे भी 8th सेमेस्टर में कोई काम नहीं होता। मतलब मेरे कॉलेज में तो नहीं होता था, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, बट मेरे कॉलेज में कुछ ज्यादा नहीं होता था।
और एग्जाम भी हम्म। मतलब ऐसे मतलब थियोरेटिकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एग्जाम होता था, तो कुछ कुछ एफर्ट नहीं करना होता था। वो 8 महीने मतलब वो 6 महीने में ऐसे या तो मजे कर लेता, या फिर मतलब मेरे को लगा कि उनका ऑफर था कि आप फुल टाइम सैलरी पे फुल टाइम इंजीनियर की तरह काम करो, हम आपको सब कुछ ऐसा फुल टाइम इंजीनियर के पर्क्स देंगे, सब कुछ देंगे। ऑल्दो दिमाग में ऑलरेडी था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लिंक्डइन का ऑफर था, एंड लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया, राइट। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये था ही कि एक बार जब कॉलेज खत्म होगा तो मैं लिंक्डइन ही ज्वाइन करूंगा। लेकिन अभी के लिए जब 8 सेमेस्टर में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, सो वाई टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इस हम्म। चीज का सबसे ज्यादा मेरे को ये रहता था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे 2 महीने ही काम करने को मिले, कर ही लेते हैं, वरना क्या ही कर रहे होंगे 2 महीने। सो fair enough. अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो दे ऑलरेडी ऑनबोर्डेड मी एज अ फुल टाइम इंजीनियर। बट एक बार जब 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए और मतलब सब कुछ कॉलेज प्रोसेस ओवर हो गया, देन आई ज्वाइन लिंक्डइन। एंड टेक्निकली एज अ फुल टाइम ज्वाइनी, मैं अभी भी लिंक्डइन को ही अपनी फर्स्ट कंपनी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो एक फर्स्ट कंपनी वाली ऑनबोर्डिंग होती है। आप कॉलेज से निकल चुके हो, देयर इज अ फीलिंग कि अच्छा अब मतलब ऐसे रोज कोई ये नहीं बताएगा कि 3 हफ्ते बाद तो कोई प्रैक्टिकल है, वो वाली फीलिंग नहीं रहती है, right? So it's something very new. So LinkedIn is Right. technically something that I joined immediately after college. And trust me, बचपन से बहुत सारे सोशल मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप, इन सारे सोशल मीडियाज पे काफी टाइम हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके थे। तो ज्वाइनिंग अ सोशल मीडिया मतलब जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सब लोगों को विजिबल है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का स्केल बहुत इमेंस था, और मतलब ये सोचना कि मैं सोशल मीडिया में कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी पार्ट हो, चाहे छोटा भी पार्ट हो, वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। एंड लिंक्डइन वाज द फर्स्ट कंपनी, एंड द ओवरऑल कल्चर एंड एक्सपीरियंस वाज रियली गुड एट लिंक्डइन। Perfect. And अगर मैं संकट सर के बातों से अग्री करूं तो आई वुड आल्सो लाइक टू वाउच फॉर, बिकॉज जिस करंट कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूं दैट इज आल्सो लिंक्डइन, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हजारों टाइप के पर्क्स दैट यू कैन थिंक अबाउट when you'd like to be a part of a company like LinkedIn and the IT sector. Said that. Perfect. तो सर अब LinkedIn में आ चुके हैं, but how did this Google thing happen? Like, ये Google कैसे you thought of that? I now need to take a move and change the job and move to the dream job of everybody here, Google. How does that happen, sir? सो इसमें एक्चुअली दो फैक्टर हैं। देखो मतलब किसी से भी कोई ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट जब भी आप मतलब एक सर्टेन टाइम तक प्रोग्रामिंग कर लेते हो, और मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा मैं पिछले 2 साल से तो कोडिंग कर रहा हूँ और अभी 2 साल और बाद फिर प्लेसमेंट है कुछ है, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, बट कुछ गोल भी होता है कि मतलब यार यहाँ पे हो जाए ना तो मतलब क्या ही होगा, समझ ही नहीं आएगा मतलब उस टाइम तो वो एक चीज रहती है कि यार गूगल में अगर हो जाए तो सोचो क्या ही कर रहे होंगे, क्या बना देंगे कि मतलब हर दूसरा बंदा यूज कर रहा होगा। तो वो वाले फीलिंग तो बहुत पहले से थी कि मतलब गूगल का एक स्केल है, गूगल का एक नाम है, एंड गूगल का जो इम्पैक्ट है मतलब हर छोटा मतलब कोई छोटी जगह है, कोई बड़ी जगह है, कोई दूसरी कंट्रीज है, हर जगह कंसिस्टेंटली वो लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो देखो ये चीज तो थी कि मतलब व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल कि गूगल इज हायरिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, सो दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी। सेकंड थिंग वाज देयर वाज सम लोकेशन प्रेफरेंसेस जो थी मेरी, जो मेरे को चेंज करने की जरूरत थी, एंड आई वाज ऑलरेडी ट्राइंग की कुछ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ लोकेशन कंस्ट्रेंट्स आ चुके थे। तो उस टाइम में मुझे ऑलरेडी इंटरव्यू देना था, एंड लाइक द फर्स्ट इंटरव्यू दैट गॉट शेड्यूल्ड वाज गूगल। तो मतलब दिमाग में ऑलरेडी था कि यार मतलब यहाँ तो बहुत पहले से ही नहीं सोचा हुआ कि अगर यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। मतलब अगर गूगल को तुम एक शॉट नहीं दे रहे हो तो मतलब डेफिनेटली वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को तुम मना कर रहे हो। सो क्यों ना एक बारी इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, एंड लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज फाइन, देन वी विल ट्राई टू डिसाइड, क्योंकि ऑलरेडी शिफ्ट तो लेना ही पड़ता ड्यू टू द लोकेशन थिंग। सो दैट्स हाउ एक्चुअली थिंग्स स्टार्टेड। बट कहीं ना कहीं दिमाग में तो बहुत पहले ही था कि जो भी चीजें बिल्ड कर रहे हैं, जितना कुछ सीख रहे हैं, लेट्स कुछ एक सामने एक गोल है, एक चीज को फोकस करके एक फोकस पॉइंट बना के सब लोग कर रहे थे। सबका गोल अलग हो सकता है, किसी का गोल हो सकता है कि मतलब अपना खुद का कुछ तो स्टार्टअप बनाना है, किसी का गोल कुछ और हो सकता है, राइट। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो पहले से भी था कि यार मतलब ऐसे हाउ अबाउट कि गूगल में जाके कुछ इम्पैक्टफुल बना पाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नाउ आई एम रियली हैप्पी एट गूगल, क्योंकि मेरा एक छोटा सा कोड चेंज मतलब सिंगल लाइन का कोड चेंज भी आज के टाइम पे कम से कम ऐसे 10 to 20 मिलियन लोगों को एक साथ इफेक्ट करता है। सो ये जो फीलिंग है किसी को बताना कि लाइक दिस इज व्हाट आई डू,
एक होता है कि वेयर डू आई वर्क, एंड एक होता है कि व्हाट डू आई वर्क ऑन। जो वो व्हाट वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गया था, एकदम से वो 10x हो गया था। सो दैट्स व्हाई आई लाइक वेंट फॉर गूगल एंड आई वेंट इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस। काफी सब वन लाइक अभी तक का मेरा सबसे ग्रिलिंग प्रोसेस वही रहा है, एंड आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस ऑल्दो, एंड हियर आई एम। अमेजिंग। सो टू ऑल द पीपल आउट हियर, आपने देखा कि संकेत सर ने लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज, लर्निंग फ्रॉम द बेसिक, अनलर्निंग व्हाट ही हैड लर्न इन द स्कूल टाइम्स, और फिर उसके ऊपर बिल्ड करके अपने सीनियर्स का सपोर्ट लेके स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप, स्टार्टेड विद इंटर्नशिप इन स्मॉल स्मॉल कंपनीज, मूव टू इसरो, देन डिड द GSOC, went into LinkedIn, and today as a professional he is working, impacting millions with few lines of code change in Google. बट सर ये उनका सिर्फ एक पार्ट है इनके प्रोफेशनल पर्सनैलिटी का. He is not only doing this, but he has also been teaching many thousands of students, has been the star teacher at many of the platforms in India. और मजे की बात यह है कि सर अब संकेत सर हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने वाले हैं. He has already started taking sessions for C++ cracking the coding interview, और आगे भी आने वाले कई सारे अपकमिंग जो भी हमारे कोर्सेज आएंगे PW स्किल्स पे, यू विल फाइंड हिम मोर. सो इससे ये क्वेश्चन आता है संकेत सर की, how this teaching came and what motivates you to be part of this journey, the mission of PW, and specifically PW skills में जहां पे हमने ये विजन रखा हुआ है that we would like to bring the upskilling at very economical, maybe free, or if not possible at a very economical rate, we provide the opportunities कि कोई भी any part of the world अगर आप genuinely कुछ सीखना चाहते हैं, no matter from which financial corner you come in, आपको हम एक काफी अच्छे ऑलमोस्ट फ्री वाले रेट पे वो सारी चीजें सिखाएंगे जो आपको IT करियर में आगे लेके जा सकती है. तो what motivates you the most to be the part of this journey of PW skills? So this goes back to school. तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों के पास, मतलब काफी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, शायद कुछ लोग ना भी कर पाए. सो मतलब मेरे पास 11th-12th में मैथ्स थी, एंड मैथ्स में ऐसा रहता था, हमारे पास एक प्रॉपर चैप्टर होता था इंटीग्रेशन का. तो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड चैप्टर्स, मतलब काफी लोग डरते थे. मतलब मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि उस चैप्टर ने मतलब पहली बार तो मतलब ऐसे हिला दिया था सब कुछ, पूरी क्लास हिल गई थी भाई ये तो क्या ही हो गया. ठीक है. सो व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग दैट थिंग, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैंने ठीक ठाक टाइम से उस पर ग्रिप बना ली थी, बट काफी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते थे. तो हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे या ट्यूशन जाते थे या कहीं पे भी पढ़ने जाते थे, सो पीपल यूज्ड टू कम टू मी, और मेरे को एक बहुत ही सिंपल सी चीज रियलाइज होती थी, जो कि मैंने टेक्निकली इंटीग्रेशन से पहले भी, ट्रिगोनोमेट्री जब 10th क्लास में आती है ना, तभी रियलाइज करी थी कि एक्चुअली मैथ्स में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही नया क्वेश्चन है. ट्रिग्नोमेट्री में हमें 10th क्लास में लाइक 7 फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं. उस 7 फॉर्मूला से कम हर बच्चा कम से कम 700 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करता ही है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए. कम से कम 700 क्वेश्चन तो करता ही है. कैसे करता है? क्योंकि हर क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप के बाद रिड्यूस हो जाता है, या तो किसी सिंपल फॉर्मूला में या फिर किसी और क्वेश्चन में जो हमने पहले से किया हुआ है. 700 क्वेश्चन नए तो पढ़ते नहीं, क्योंकि अगर 700 क्वेश्चन नए पढ़ते तो नंबर तो नहीं आते. सेम चीज इंटीग्रेशन में भी होती हुई दिखी कि यार यहाँ पे भी तो सेम ही होता है कि ऑलमोस्ट 20-25 पैटर्न थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ऐसे करके कुछ ना पैटर्न होते थे. और मेरे को पैटर्न दिख जाते थे कि यार मतलब हर क्वेश्चन तो नया है ही नहीं, एक ही पैटर्न पे देखो कितने तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब तुम उससे हार्डर क्वेश्चन पे जाओगे, हल्का सा एफर्ट मारने के बाद वो किसी पुराने क्वेश्चन में ही रिड्यूस हो जाता है. ये फंडा जब मेरे को रियलाइज हुआ, और मैं मतलब अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स के साथ पढ़ता था, मैंने उनको जो बताया कि अरे यार तो मतलब ऐसे सीख लेना, ये मत सोच के ये नया ही क्वेश्चन है, बस ये ट्राई कर कि इसको मैं किस लेवल तक डिसइंटीग्रेट करूं कि मेरे कुछ पुराने पढ़े हुए से हो जाए. क्योंकि रोज नया तो पढ़ नहीं सकते, रोज नया नहीं सीख सकते, बट हाँ कुछ ऑलरेडी सीखा हुआ है उस पर कुछ बना जरूर सकते हैं. सेम टू सेम चीज मुझे कोडिंग में भी रियलाइज हुई. 1 साल 1.5 साल कोडिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग वैसे कहते हैं कि इंटरनेट पे ऐसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, कितने पढ़े, इंटरव्यूज के लिए मैं कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं. देन आई रियलाइज कि ऐसे तो करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल चीज है कि कुछ बेसिक सेट ऑफ एल्गोरिदम्स है, मतलब अगेन उनको तुम पैटर्न समझ सकते हो, और उन्हीं एल्गोरिदम्स पे 2 एल्गोरिदम्स को कभी मिलाकर, कभी एक ही एल्गोरिदम को थोड़ा ट्रिकी करके नए नए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. सो क्यों ना इस चीज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए कि यार आपको एल्गोरिदम ना रटने की जरूरत नहीं है.
आपको ना इंट्यूशन देखना है कि यार किसी ने पहली बार सोचा होगा तो कैसे ही सोचा होगा, वो खुद कभी तो नॉर्मल बंदा ही रहा होगा ना, तो किसी नॉर्मल बंदे ने ही सोचा है। सो कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सोच सकते हैं, रादर देन लर्निंग एल्गोरिदम, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू थिंक अबाउट एल्गोरिदम। एक बहुत ही सिंपल और लाइक लेट्स से 2 मिनट का एग्जांपल है मेरे पास, जो मैं कॉलेज के वाइवा में भी आराम से यूज करता था। एक टॉपिक होता है हमारे पास, कभी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। हमारे पास एक टॉपिक होता है हीप सॉर्ट। अब तुम कहीं पे भी पढ़ते हुए देखोगे ना कि अच्छा हीप सॉर्ट है, तुम बुक्स पे जाओ, तुम आर्टिकल्स पे जाओ, वीडियोस पे जाओ, वो पूरा तुम्हें एल्गोरिदम पढ़ाएंगे। अच्छी बात है, ठीक है, एल्गोरिदम में पूरा हीप सॉर्ट है, कुछ तो वो कर देता है। बट हीप सॉर्ट को पढ़ने का तो दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हीप सॉर्ट तक जो पहुंचा है उसने ना बेसिक एल्गोरिदम्स तो करे ही हैं। बेसिक एल्गोरिदम्स करे बिना तुम वो समझ ही नहीं सकते। और बेसिक एल्गोरिदम में हमें एक सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम में चीज क्या होती है कि हम लोग एक लीनियर सर्च करते हैं, लीनियर सर्च करके अनसॉर्टेड रीजन में से, मतलब शफल्ड रीजन में से मिनिमम उठा के लाते हैं। थोड़े टाइम तुम प्रोग्रामिंग में बताओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ऐसे अनसॉर्टेड रीजन में से मिनिमम उठाने के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हीप होती है। तो अगर तुम उस लीनियर सर्च को हीप से रिप्लेस कर दो, हीप सॉर्ट बन जाता है। अब मैं देखता था कि कॉलेज में सब बच्चे रट रहे होते थे कि हीप सॉर्ट क्या है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। मैं कहा रटने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर टीचर को भी समझाता था तो टीचर भी कहते थे इतनी जल्दी बता दिया, वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि 5 मिनट तक तो एल्गोरिथम सुनाएगा। मुझे रियलाइज हो कि ये चीज बहुत अभी अनएक्सप्लोर्ड है, कि यार मतलब इंट्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और पुरानी प्रॉब्लम से नई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इन दोनों का मिक्स करके मुझे लगा कि पढ़ाना चाहिए, तो मैंने कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को अभी भी याद है, मैंने कॉलेज में अपना पहला लेक्चर ऐसे सेगमेंट ट्रीज पे लिया था। और वहीं से कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते काफी बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया कि मतलब सही पढ़ा रहा है। इनफैक्ट जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे क्लासमेट थे, वो भी पढ़ने आते थे। ऐसा कोई किसी को फीलिंग नहीं होता था कि अरे तो हमारे साथ थे। उनको पता था कि कुछ तो फंडा निकालने का। वहां से एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं यार मतलब सही चीज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में करेंगे, अगर सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही सपोर्ट मिलेगा तो कुछ तो बढ़िया हो जाएगा इस तरफ भी। सो आफ्टर दैट आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, जहां भी काम कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ टीचिंग अपॉर्चुनिटी हो। एंड फिर कॉलेज के बाद मैंने यूट्यूब पे काफी जगह पढ़ाया। स्टूडेंट्स का काफी सपोर्ट भी मिला कि यार मतलब ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। तो जब स्टूडेंट वो चीज बोलते हैं सर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, वो वाली जो फीलिंग थी वो सेटिस्फैक्टरी लगती थी। क्योंकि किसी को नया पढ़ाना तो बढ़िया ही है, बट किसी ने अगर कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसको तुमने और सिंप्लीफाई कर दिया कि अब उसको शायद कभी दोबारा रिवाइज भी ना करना पड़े, ये वाली अगर फीलिंग तुमने दे दी तो उससे मतलब वो एक बड़ी विन होती है टीचर के लिए। टीचर के लिए विंस बहुत सारी होती है, मेरे लिए दिस इज वन ऑफ द विंस कि यार मैंने उसका मतलब हमेशा के लिए ना उसका वो रिविजन वाला वो पंगा ही खत्म कर दिया कि यार मैं रोज बैठ के एल्गोरिदम रट्टे नहीं मारूंगा, एक बार ही समझ लूंगा एल्गोरिदम को। यहाँ से मेरे को लगा कि और कंप्यूटर साइंस में स्कोप भी है, मतलब आज के टाइम में डिमांड है। व्हाई नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। एंड व्हेन पीडब्ल्यू स्किल्स की टीम ने रीच आउट किया कि यार हम लोग यूट्यूब पे एक प्रॉपर C++ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच विल बी अवेलेबल फॉर फ्री। मैं कहा मतलब सबके लिए सही है ना, स्टूडेंट भी आके खुद पढ़ सकता है, हम लोग अपने पूरे एफर्ट लगा के लेक्चर बना सकते हैं और लेक्चर में फिर वो वाला एलिमेंट डाल सकते हैं और एक बड़े स्केल पे उसको पहुंचा सकते हैं। व्हाई नॉट डू दैट। एंड लाइक वर्किंग विद पीपल लाइक विश्वा, जिनके पास 9-10 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी खुद भी पढ़ाते हैं, बाकी जो टीचर्स हैं, मुझे लगा कि मैं खुद भी कोई 100% परफेक्ट तो हूँ नहीं, तो मेरी टीचिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। हर बंदे के पास इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, देखो मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पे मुझे लगा कि डेफिनेटली मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता है। और जो चीज मैं काफी टाइम से काफी लोगों के साथ कर रहा हूँ, काफी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसे एक अगेन एक स्केल दे पाऊंगा। अगेन इतना सारा सपोर्ट जो पीडब्ल्यू स्किल्स के चैनल पे ऑलरेडी बच्चों ने दिखाया है, एंड वी आर होपिंग कि और ज्यादा सपोर्ट हमें मिलेगा। आई बिलीव कि दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैं अपने टीचिंग वाले पार्ट को, टीचिंग वाले जो पैशन है उसको definitely even for free and so affordable to all of the people of India, and even sometimes if possible outside पहुंचा सकता हूँ। So why not try that, and here I am contributing with all the folks along with Vishwa. Perfect, Sanket sir. I think you are on a mission, or the glad thing is that all the people who are on this platform, जो कि already PW skills या college वाला से जुड़े हुए हैं, in the coming days they are going to take the doses of coding, the doses of programming from you in every day and day out. तो मेरे ख्याल से आपकी जो जर्नी होने वाली है, आप सारे बच्चों की, आप सारे स्टूडेंट्स की, आप सारे लर्नर्स की, इट गोइंग टू बी वेरी एंगेजिंग। और जैसा संकेत सर कह रहे थे कि ही विल मेक श्योर दैट कि चीजें भले ही ऊपर से कॉम्प्लेक्स लगे पर वो हर जगह डिवाइड एंड कंकर लगाएंगे और चीजों को छोटा, सिंपल और जो ऑलरेडी आप जानते हैं उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड,
आप फॉलो करते रहें और आप इंश्योर करें कि इन सारे कोर्सेज में यू आर इनरोलिंग योरसेल्फ सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल सेशन दैट हैज बीन टेकन बाय संकेत सर. सेड दैट सर, आज काफी आजकल काफी इकोनॉमिक टर्मोइल है और थोड़ा सा ये कोडिंग वगैरह एक तरफ, लोग अल्टीमेट गोल किसी भी एक स्टूडेंट का आज की एज में वो है कि एक जॉब मिले. एंड when it's about a job in the IT sector, the set standard is FANG and the MANG. How do we go and call it? So you already work in one of the FANG companies, the Google, the big G. Uh, a very common question that we normally see on our platforms, YouTube comments पे या फिर live session पे, कि क्या competitive programming must have to be a part of the FANG companies or how is it? So what is your take, Sanket sir, on this? कि competitive programming कितना important है for being into one of these top companies to work for? So मतलब मेरा इस पे बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक है. किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हो, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे स्टार्टअप है, बड़ा स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न है, जो भी है, nowhere at any point of time they say कि we are going to ask you competitive programming. And to be very honest, that is true at a very large extent. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, मुश्किल क्वेश्चन तो सीबीएसई भी पूछ सकता है ना आपके 12th में. बट सीबीएसई अगर ऐसे, मतलब सीबीएसई कभी कहता तो नहीं कि हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? बट पीपल डू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड ऑल्सो अलॉन्ग विद सीबीएसई. So it's like कि competitive programming is like Olympiad, and it's actually Olympiad only, right? It's like training your brain by solving more complex problems. When it comes to job interviews, तो मेरा अपना एक ओपिनियन है इसको लेकर कि यार जॉब इंटरव्यू में अच्छा इंजीनियर चाहिए होता है, अच्छा इंटरव्यू क्रैकर नहीं चाहिए होता है. सो कई लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से जॉब मिल जाएगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करा बट वो अच्छे इंजीनियर्स हैं. अच्छे इंजीनियर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है प्लस बिल्डर एटीट्यूड है. इन दोनों एटीट्यूड को मिला के वो जो एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं अपने आप को एज एन इंजीनियर, वो हायरेबल प्रोडक्ट होता है. जबकि कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना है इसलिए पढ़ते हैं. मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये रहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज गुड. इट्स लाइक कि आपने आर.डी. शर्मा के साथ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर ली और एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर ली एनसीईआरटी की, राइट? इट्स लाइक दैट एग्जाम्पलर थिंग. आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप वो एफर्ट नहीं मारोगे तो आपके सीबीएसई के पेपर नहीं निकलने वाले. एक ऐसा इंजीनियर, एक ऐसा आई वुड से इंडिविजुअल लाना चाहती है जो दो चीजों में अच्छा हो. एक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि यार हमारे पास ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. जस्ट टेक अबाउट द केस ऑफ अमेजोन. उनके पास 100 तरह की प्रॉब्लम है. पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, उनके पास अच्छा ओटीटी बनाने की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स डिलीवरी है, प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स हैं, एलेक्सा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. और उन प्रॉब्लम्स को जब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं तो उनको इंडिविजुअल ओनर चाहिए उस चीज के लिए. तो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए. और प्रॉब्लम खाली थ्योरेटिकली तो सॉल्व नहीं करनी, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना है. तो एक बिल्डर एटीट्यूड भी होना चाहिए, थोड़ा मतलब ऐसे कंप्यूटर साइंस का यूज करके, तुम्हारी प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का यूज करके कुछ बना पाए. टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग जो भी लोग कर रहे होते हैं उनका, और जो अच्छा एक्सेल करते हैं, लाइक आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट, और कुछ कॉन्टेस्ट में ऐसे वर्ल्ड वाइड रैंक 1 रही मेरी कोड शेफ पे. सो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यू ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो ना वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला एटीट्यूड डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा बन के आता है. बट ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं करोगे तो वो नहीं बन के आएगा. दैट बीइंग सेड, बट तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस करना एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, टू डिफरेंट थिंग्स इन माय ओपिनियन. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम तुम्हारी डेली लाइफ में यूज हो रहा होगा, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी रोज, तुम ऐसे कम से कम एक एरे और एक हैश मैप तो बना ही रहे होगे. सो वो चीज पढ़ना एक डेफिनेटली एक मस्ट है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तब करो जब इंटरेस्ट हो. ओलंपियाड में अगर इंटरेस्ट होता था तभी पार्टिसिपेट करते थे, राइट? बट सीबीएसई तो करना ही पड़ता था ना. सेम थिंग यहाँ पे, अगर वो रश फील होता है, वो कॉन्टेस्ट के टाइम लगता है यार 3 घंटे में क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो रश है, वो मजा है, तो कॉम्पिटिटिव करना चाहिए. बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है. और ऐसा नहीं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव करते हैं उनका कुछ कुछ भी खराब होगा, या नहीं करोगे तो कुछ खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एड ऑन. इफ यू हैव इट, इट्स गुड टू हैव. इवन इफ यू डोंट हैव इट, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड योर बिल्डर एटीट्यूड, जो कि आपको करना ही है. अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही. बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कंपनियां क्यों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछती हैं जब उनको लास्ट में तो बैकएंड लिखवाना है, फ्रंट एंड लिखवाना है. सो इट्स लाइक कि एक कॉमन बेस ग्राउंड होना चाहिए ना कंपनी के पास भी. आप मोबाइल सीख के आ जाओगे, कंपनी को बैकएंड का इंजीनियर हायर करना है. ऐसा तो नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती है, बट आपको किस चीज पे टेस्ट किया जाए, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे टेस्ट किया जाएगा.
अब थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, सिंपल क्वेश्चन के भी एज केसेस पूछ के थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट हो सकती है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ के भी टेस्ट हो सकती है। सो इन माय ओपिनियन 4 साल या 3 साल जब बच्चे के पास होते हैं, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी एक शॉट देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ओपन सोर्स को एक शॉट जरूर देना चाहिए तुम्हें, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी एक चांस दे के देखो। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है, तुम्हें बहुत मजा आएगा, रश आएगा जब तुम अपने फ्रेंड की रैंक देखोगे और अपनी रैंक देखोगे, तुम्हें एक वो भागा दौड़ी वाली फील आएगी। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जॉब लेने के लिए ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक तुम्हें कोड फोर्सेस या कोड शेफ करना मस्ट है, ऐसा ना ही कोई कंपनी कहती है, ना ही एक्चुअली में ऐसा है। पीपल डू गेट जॉब बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, कि यार तुम्हारा अच्छा डेव का स्किल है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, दिमाग सही चलता है तुम्हारा, लॉजिक दिया जाए तो तुम कोड कर सकते हो, दैट इज द स्किल दैट यू हैव टू एक्वायर एंड दैट विल लैंड यू एट अ जॉब, रादर देन थिंकिंग कि नहीं कॉम्पिटिटिव करेंगे तभी जॉब मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट। Very aptly said, Sanket sir. Can't agree more. And with that, we come near to the closer of this session. But before we say bye और इस सेशन को अपन खत्म करें, आई वुड लाइक सर दैट अगर आपको हमारे लर्नर्स को, हमारे व्यूअर्स को, ये जनता जो इस सेशन को सुन रही है, उसको अगर एक सेंटेंस में कुछ सजेशन देना होगा, व्हाट विल बी योर थॉट्स ऑन दैट? सो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लग सकती है कि यार अगर आप तुम किसी भी स्पोर्ट, मतलब जनरली हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, या कोई और स्पोर्ट्स देखते हैं, बैडमिंटन, चेस, तुम किसी भी स्पोर्ट्स में जो लोगों ने एक्सेल किया है, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मतलब ऐसे टॉप 1 टियर स्पोर्ट्समैन है, अगर तुम उनको देखोगे ना तो वो 3 महीने में या 1 महीने के एफर्ट से उस लेवल पे नहीं पहुंचे। विश्वनाथन आनंद ने जब चेस का बोर्ड उठाया हुआ था, तब वो विश्वनाथन आनंद नहीं थे, तब वो बहुत छोटे थे, या फिर उन्होंने जस्ट चेस स्टार्ट किया था। बट वो डेली इनपुट चाहिए, वो डेली इनपुट देते होंगे कि यार कुछ तो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होने लग जाती है। तो प्रोग्रामिंग में भी सेम है, ऐसा नहीं है कि तुम 3 महीने में ऐसे प्रोग्रामर बन जाओगे कि पूरी दुनिया ही याद रखेगी, ऐसा भी नहीं हो रहा होता है। बट अगर तुम हर रोज थोड़ा ही एफर्ट मारो, यार कुछ कुछ तो नया ही पढ़ लो, मतलब 1 ही घंटा लगाया, 15 मिनट ही लगाए, रोज लगाया, या हर दूसरे दिन में कुछ ना कुछ तो तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, सो डेफिनेटली करियर पाथ बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहने वाला है तुम्हारा। अगर तुम ये ट्राई करोगे, जस्ट प्लेसमेंट आ रही है उससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ट्राई कर रहे हो, ठीक है, वो वर्कआउट कर सकता है तुम्हारे लिए। बट वो लोग जो कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते हैं, शुरू से कंसिस्टेंट एफर्ट मारते हैं, उनके लिए चीजें आगे भी चल के बहुत आसान रहती है, क्योंकि उनको आदत होती है ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट की। तुम जिम जाओगे, जिम में भी कंसिस्टेंट एफर्ट मारना पड़ता है। पहले दिन जाके 10 किलो का डंबल नहीं उठता, पहले दिन जाके तो 2 किलो का ही उठेगा, और उसमें भी हाथ दुखेंगे। पर धीरे धीरे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो 10 kg का डंबल भी तुम्हें नॉर्मल लगेगा कि अच्छा इससे भी और पुश करने की कोशिश करते हैं। सो कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई की नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर तुम रोज एफर्ट पुट इन कर रहे हो, रोज ट्राई कर रहे हो, रोज हारोगे, रोज लगेगा कि यार मतलब आज भी कुछ नहीं बना, आज भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, रोज ही मेरी रैंक खराब आ रही है, कब तक खराब आएगी? अगर तुम डेडिकेटेड एफर्ट मार रहे हो, तो जब स्पोर्ट्समैन कहाँ से, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स और कॉलेजेस में वो लोग खेलते हैं और बाद में जाके पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो उतना ज्यादा अपस्किल कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि चैनल पे कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर डालें। सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और एक एडवाइस रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी स्टूडेंट्स को, कि यार आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारो। रोज अगर हम लोग जैसे 1 घंटे का लेक्चर डाल रहे हैं, तो आपका 1 घंटे का एफर्ट ना सॉर्ट हो गया है कि यार आपको रोज कुछ प्रोग्रामिंग में एफर्ट मारना है ना, आप रोज आके वो वीडियो देख लो और उसके साथ जो हम कोड प्रैक्टिस करा रहे हैं वो प्रैक्टिस कर लो, आपका रोज का एक एफर्ट सॉर्ट हो जाएगा। इससे आप ही को फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी चीजें स्ट्रक्चर कर दी हैं। आपको खुद से फाइट नहीं करना होगा कि यार मैं पहले ट्री पढ़ूं कि पहले ग्राफ पढ़ूं, पहले रिकर्जन पढ़ूं कि पहले स्टैक क्यों पढ़ूं। ये चीज आपको फिगर आउट नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी फिगर आउट कर दी है, जिन्होंने सच में बहुत मचाया है इस फील्ड में। सो और रोज वीडियो आएंगी या हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। सो चाहे पीडब्ल्यू स्किल्स का प्लेटफॉर्म आप यूज करो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म यूज करो, कंसिस्टेंसी इज द की। होप नहीं छोड़नी है। बाहर जॉब्स में जो भी चल रहा है, बाहर की सिचुएशन जो भी है, बाहर की सिचुएशन जब कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं चल रही होती, तो कुछ लोगों के लिए कंसिस्टेंट चल रही होती है, राइट? ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी कंपनीज बंद हो जा रही हैं, राइट? सो दिस इज लाइक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हमारे एफर्ट पे हमारा कंट्रोल है, हमारी कंसिस्टेंसी पे हमारा कंट्रोल है। और हम लोग डेफिनेटली पीडब्ल्यू स्किल्स पे ट्राई कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आपके लिए जो भी फ्री लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ लाएं। अब आपकी बारी है कि आप एफर्ट डाल के अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और प्रोग्रामिंग में डेफिनेटली कुछ बढ़िया करके दिखाएं। Amazing.
अगर मैं आपके सारे सेंटेंसेस को एक वर्ड में समराइज करूं तो दैट विल बी कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द की पीपल. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने 10th में संस्कृत लिया था और मुझे बड़ा एक सटीक संस्कृत का श्लोक अभी याद आ रहा है. एंड दैट वाज करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पे परत निशान. कहने का मतलब है कि नो मैटर फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग टुडे, बट यू कीप ऑन ट्राइंग, इफ यू कीप पुटिंग एफर्ट्स जिसमें कि आपको अपना कुछ बनाना है, आपका ड्रीम है, इट विल डेफिनेटली हैपन. और स्पेशली अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं, आईटी सेक्टर में बात करूं, अपने एक्सपीरियंस से हजारों स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पढ़ाया है, आई कैन वेरी स्ट्रांगली से दैट इट इज नो रॉकेट साइंस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब कमाना, अपना नाम बनाना इज नॉट लाइक कि आपको कोई रॉकेट बना देना है, मार्स पे भेज देना है. इट्स प्रीटी सिंपल. ऑल इट टेक्स इज कंसिस्टेंसी. ठीक है. Fortunately, at the PW Skills, we are provided to get you that consistency. We are committed to provide everything that is needed to make it big in this market. So thanks, Sanket sir, for being here. It was really great talking to you. And said that इसी तरीके सेशन हम लोग और लेके आते रहेंगे. संकेत सर की तरह ही हम लोग इंडस्ट्री से चुनिंदा लोगों को आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप उनसे सीख पाओ, आप मोटिवेट हो पाओ, and you get everything that is needed to make it big in the industry.